चेन ने सोंग यू के लिए अस्पताल के पास एक होटल का कमरा बुक कराया था, लेकिन उनके जाते ही सोंग यू ने चेकआउट कर लिया और वापस मिले पैसों से पुल के नीचे रहने के लिए लौट गई। सी चेन और टोंग याओ उसका पीछा करते हुए पुल के नीचे दुबके हुए उसकी दयनीय आकृति को देखकर दयनीय हो गए। वे उसके पास नहीं गए, बल्कि चुपचाप उसी रास्ते से लौट गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। रात के आकाश के नीचे टोंग याओ ने पुल के नीचे सोंग यू के बारे में सोचा और टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि इस बार सोंग यू का संकल्प काफी मजबूत है। सी चेन कुछ देर तक सोच विचार करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ता रहा और अंत में बोला, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर वह सचमुच नौकरी ढूंढ रहा है तो होटल से मिली रकम उसके लिए आधे महीने तक चलने के लिए काफी होगी। उसके शब्दों में छिपे अर्थ को समझते हुए टोंग याओ ने पलकें झपकाईं और पूछा, अगर वह सचमुच ईमानदारी से नौकरी ढूंढना चाहता है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? शियाओ हुई उसे क्योटो लेकर आया था। अगर वह यहीं रुकता है और लगन से काम करना चाहता है तो मुझे मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। सी चेन ने टोंग याओ का हाथ पकड़ा और उसे सड़क के किनारे चलने के लिए प्रेरित किया। जब भी उसे कोई साइकिल सवार गुजरता दिखता तो वह सहज रूप से उसे टक्कर से बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर लेता। ये सच है। टोंग याओ ने सिर हिलाया। अपनी जुबान के बावजूद सोंग यू बुरा इंसान नहीं है। अगर शियाहुई न होती तो शायद वह काफी होशियार भी होता। हर किसी में स्वार्थ का भाव होता है और वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, जब तक कि वह गंभीर अपराध या अनैतिकता न कर रहा हो। लोगों को केवल अच्छा या बुरा कहना कठिन है। कुछ लोगों में नैतिक मूल्यों की कमी होती है, या सीधे शब्दों में कहें तो उनमें ईमानदारी की कमी होती है। सी चेन को दूसरों का न्याय करना पसंद नहीं था और उसने कहा, अगर वह सचमुच नौकरी पाना चाहता है तो वह कल से ही शुरू कर देगा। अगर वह 3 दिन तक इस काम में लगा रहता है तो मैं उसे 20 युआन उधार दूंगा। करीबी भाई बहनों को भी हिसाब किताब साफ साफ कर लेना चाहिए। ये कहावत हमेशा लागू होती है। सी चेन सोंग यू के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर सोंग यू मेहनत कर सकता है और कठिनाइयों को सह सकता है तो वह उसके दृढ़ संकल्प के सम्मान में उसकी मदद करने में कोई संकोच नहीं करेगा। टोंग याओ ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए उससे कहा, आह चेन, तुम्हारे कठोर बाहरी रूप के बावजूद तुम्हारा दिल बहुत गर्मजोशी भरा है। मुझे हमेशा लगता था कि तुम सोंग यू को पसंद नहीं करते और उसकी मदद बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। सी चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसकी लगन और कड़ी मेहनत करने की इच्छा का समर्थन करता हूँ। टोंग याओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर वह सचमुच किसी काम के प्रति समर्पित हो जाए तो वह रातों रात अमीर तो नहीं बन जाएगा, लेकिन कम से कम उसका जीवन इतना कठिन नहीं होगा। बशर्ते वह खुद पर सख्ती बरते तो ली शहर में रहने की तुलना में क्योटो में रहना निश्चित रूप से उसके लिए कहीं अधिक उज्ज्वल भविष्य साबित होगा। ये सामाजिक अर्थव्यवस्था के फलने फूलने का समय है। यदि वह अवसरों का लाभ उठाता है तो एक वेतनभोगी नौकरी भी उसे कुछ पैसे बचाने और आराम से जीवन जीने में सक्षम बनाएगी। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जियाहुई की तरह व्यवहार नहीं करेगा, जो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है। पैसों की बात करें तो अगर आपकी कमाई ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करें, और अगर कमाई कम है तो कम खर्च करें। जब आपके पास पैसे कम हो तो बड़े बड़े खर्च करने का सपना न देखें, क्योंकि इससे कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। सी चेन चुप रहे। उनका फैसला अंततः उन्हीं पर निर्भर है। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अगले कुछ दिनों तक उस पर नजर रखूंगी। जब टोंग याओ ने सोंग यू की गतिविधियों पर नजर रखने का जिक्र किया तो उसका इरादा इस पर ज्यादा ध्यान देने का नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले दिन उसकी मुलाकात अपनी मिल्क टी की दुकान के पास सड़क पर सोंग यू से हुई, जो गर्मागर्म बन खा रहा था। सोंग यू को वहां टोंग याओ को देखकर हैरानी हुई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। हिचकिचाते हुए वह हकलाते हुए बोला, भाभी, मैंने इस बारे में सोचा है, मैंने क्योटो में ही रहने का फैसला किया है। अगर वह अब ली शहर लौटता तो हंसी का पात्र बन जाता। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उच्च योग्यताओं वाला व्यक्ति था और उसे विश्वास था कि वह क्योटो में अपना जीवन यापन कर लेगा। उसने कुछ समय के लिए कठिनाई सहन करने और कुछ पैसे बचाने की योजना बनाई थी। एक बार जब उसके पास कुछ बचत हो जाएगी तो वह शियाहुई को ये दिखाने के लिए कि वह बेकार नहीं है, एक अधिक आरामदायक और बेहतर नौकरी में चला जाएगा। सच कहें तो अपने दिल की गहराई में सोंग यू के मन में अब भी शियाहुई के लिए भावनाएं थीं। टोंग याओ की आंखों में एक धूर्तता भरी चमक थी और उसने जानबूझकर पूछा, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं? आपने खाने के लिए पैसे कहाँ से जुटाए?
सोंग यू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कल रात आपके द्वारा मेरे लिए बुक किया गया कमरा रद्द कर दिया था और मैं वहां नहीं रुका था। ये सुनकर मकान मालकिन बहुत क्रोधित हो गई और काफी देर तक उसे डांटने के बाद अनिच्छा से पैसे वापस कर दिए। ओह, टोंग याओ ने सिर हिलाया, अगर आपको काम मिल गया है और आपको अपने खाने पीने का खर्च उठाने में वाकई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। सोंग यू के दिल में एक गर्माहट सी उठी और उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। दूर देश में उन शब्दों से उसे जो सुकून मिला वह एक ऐसा एहसास था जिसे केवल वही समझ सकता था। भाभी, मुझे एक जीर्णोद्धार परियोजना में सहायक के रूप में नौकरी मिल गई है। मुझे अभी ज्यादा कुछ नहीं आता और वेतन भी थोड़ा कम है, लेकिन इसमें भोजन और आवास शामिल है और जब मैं और सीख जाऊंगी तो मेरा वेतन बढ़ जाएगा। हकीकत का सामना करने के बाद सोंग यू को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। मीठी मीठी बातें करके महिलाओं को रिझाना बेकार था। घर के कामकाज और बिलों को संभालने के लिए उसे मेहनत से पैसे कमाने की जरूरत थी। अगर वह अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पाता तो वह उसे नीचा समझेगी। क्योटो आने पर उसने अपने कार्यों पर अच्छी तरह से विचार किया था। यदि उसने नौकरी पाने के लिए लगन से प्रयास किया होता तो शायद सी चेन उसका सम्मान भी करता। शियाहुई पर निर्भर रहने की उसकी मंशा के कारण ही वह इस हालत में पहुंचा। तभी दूर से एक आवाज आई, सोंग यू, क्या तुमने खाना खा लिया? जल्दी आओ, हमें काम शुरू करना है। दूर से अचानक एक आदमी ने आवाज दी। सोंग यू ने झटपट जवाब दिया और फिर टोंग याओ को अलविदा कहा। वह अपना स्टीम्ड बन खाते हुए उस आदमी की ओर दौड़ पड़ा। टोंग याओ ने सोंग यू से हुई मुलाकात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि यह महज एक संयोग था। हालांकि उसे 3 दिन बाद उससे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। सड़क के ठीक सामने एक नई चाय की दुकान खुल रही थी। पता चला कि सोंग यू वहां मरम्मत का काम करने वाले मजदूरों में से एक था। सोंग यू को कुछ अपराधबोध हुआ और उसने खास तौर पर टोंग याओ से बात करने का फैसला किया। टोंग याओ को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह इस बात से हैरान थी कि व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी कैसे उभर आए। उसकी दुकान के ठीक सामने एक दुकान खोल ली और उसका नाम भी उसी के जैसा रख दिया। उसकी दुकान का नाम कोको था, जबकि सड़क के दूसरी ओर वाली दुकान का नाम कोको था। पहले तो टोंग याओ ने इसे सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ही समझा। हालांकि जल्द ही उसे पता चला कि उसी सड़क पर 2 और कोको नाम की मिल्क टी की दुकानें एक दूसरे के बगल में खुल गई हैं। ये स्पष्ट था कि यह महज व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक लक्षित पहल थी। टोंग याओ सोचने लगी कि इन दुकानों का मालिक कौन हो सकता है। उसने सोंग यू से इस बारे में पूछा, लेकिन उसे मालिक का नाम नहीं पता था और उसने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। मरम्मत से जुड़ी सारी बातें फोरमैन और मालिक के बीच तय हो चुकी थीं। इस बीच सी चेन के लिए भी हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। झाओ रोनवेई अभी भी बेहोश था और झाओ वेन्यू लगातार बेचैन होता जा रहा था। उसने कई तरह की गड़बड़ियां की और गलियारे में झाओ वेनकाई को सी चेन से बात करते देख उसे लगा कि दोनों मिले हुए हैं। कुछ देर तक शोर शराबा होने के बाद पुलिस का ध्यान इस ओर गया। हालांकि पुलिस अस्पताल का पक्ष ले रही थी, ये जानते हुए कि अस्पताल निर्दोष है। झाओ वेन्यू ने जोर देकर कहा कि सी चेन और वेनकाई के बीच अवैध लेन देन चल रहा था। वेनकाई ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और हल्की सी मुस्कान बिखेरता रहा। झाओ वेन्यू गुस्से से आग बबूला था, लेकिन वह बेबस था। वह अपने पिता को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहता था, लेकिन कोई भी अस्पताल उसे भर्ती करने को तैयार नहीं था। झाओ रोनवेई की हालत आशाजनक नहीं थी। हालांकि वह बच तो गए, लेकिन अगर वह इस सप्ताह के भीतर होश में नहीं आए तो उनके कोमा में चले जाने की काफी संभावना थी। डॉक्टरों ने परिवार को सलाह दी कि वे झाओ रोनवेई से अधिक समय तक बातचीत करें ताकि उनके मस्तिष्क को सक्रियता मिले। अपने पिता की प्रतिक्रिया न मिलने से झाओ वेन्यू इतना क्रोधित हुआ कि उसने वार्ड में हंगामा मचाकर अपना गुस्सा लिन मान पर निकाला। फोंग शियुजिन की नसीहतों का कोई असर नहीं हुआ। झाओ वेन्यू उत्तेजित बनी रही और यहां तक कि उसने लिन मान को थप्पड़ भी मार दिया जब वह झाओ रोनवेई को पोषक घोल का इंजेक्शन लगा रही थी। झाओ वेन्यू काफी ताकतवर थी। थप्पड़ से लिन मान का आधा चेहरा सूज गया। वार्ड में रहने वाले रिश्तेदार हमेशा से ही मुश्किल भरे रहे थे, इसलिए लिन मान ने कम बोलने और ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपने काम जल्दी निपटाने की आदत डाल ली थी। लेकिन उसने झाओ वेन्यू से बिना किसी चेतावनी के ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। थप्पड़ से लिन मान और यहां तक कि फोंग शियुजिन भी स्तब्ध रह गए। जब फोंग शियुजिन संभली तो उन्होंने लिन मान से तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा अपने पिता के लिए बहुत चिंतित था।
उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आपका चेहरा सूजा हुआ है, आपको मरहम लगा लेना चाहिए। हम आपके सभी चिकित्सा खर्चों की भरपाई करेंगे। मुझे बहुत खेद है। होश में आने पर लिन मान ने गुस्से भरी निगाहों से झाओ वेन्यू को घूरा। इससे पहले किसी ने भी उसे इस तरह मारने की हिम्मत नहीं की थी। विशेषकर फोंग शियुजिंग और झाओ वेनकाई के सामने थप्पड़ ने उसे न केवल शारीरिक पीड़ा दी, बल्कि अपमान और गरिमा पर हमले का भी एहसास कराया। झाओ वेन्यू को अपने आवेगपूर्ण कृत्य पर पछतावा हुआ, लेकिन चूंकि वह पहले ही उसे मार चुका था, इसलिए उसने न से माफी नहीं मांगी। गुस्से में उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रही हो? यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फिर थप्पड़ मारूंगा। इस तरह उसने पूरी तरह से जो चाहूं वही करूं वाला रवैया दिखाया। झाओ वेन्यू का इतना साहसी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उस जमाने में थप्पड़ मारना मामूली अपराध माना जाता था और अगर पुलिस को भी सूचना दी जाती तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अस्पताल भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था और अगर लिन मान ने हंगामा किया होता तो शायद उसे ही अस्पताल से निकाल दिया जाता। इसलिए उसके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन मान ने दांत पीसते हुए मोती जैसे आंसू बहाए। उसने अपने होठों को दबाकर आवाज को रोकने की कोशिश की, अपना सामान इकट्ठा किया और वार्ड से बाहर भाग गई। सीढ़ियों के पास पहुंचकर वह बेकाबू होकर रोने लगी। झाओ वेन्यू खुद को क्या समझता है? सिर्फ पैसे होने से क्या उसे किसी को भी मारने का अधिकार मिल जाता है? जिन मरीजों और उनके परिजनों से वह आमतौर पर मिलती है, वे नर्सों का सम्मान करते हैं और मुश्किल से ही अपनी आवाज उठाते हैं। झाओ वेन्यू जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उससे मिलना उसकी बदकिस्मती थी। भावनात्मक आघातों और काम में कठिनाइयों का सामना करने के बाद लिन मान की सहनशक्ति खत्म हो गई थी। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी और सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। नर्सिंग की नौकरी की बहुत मांग थी और इस नौकरी को पाने के लिए उसे अपने भाई के संपर्कों और पैसों का सहारा लेना पड़ा। अगर वह नौकरी छोड़ देती तो दूसरी नर्सिंग की नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं होता। अगर उसे ऐसी कोई नौकरी मिल भी जाती है तो वहां काम करने की परिस्थितियां यहां जितनी अच्छी नहीं होंगी। फर्स्ट हॉस्पिटल में काम करने का अपना ही गौरव था, जिसे वह गर्व से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा कर सकती थी। इसके अलावा सी चेन भी यही काम कर रहा था। क्या तुम्हारा चेहरा ठीक है? अपने आंसू पोंछ लो, एक आवाज ने लिन मान के विचारों को भंग कर दिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि झाओ वेनकाई उसके पीछे खड़ा है और उसके हाथ में एक सफेद रुमाल है। ये याद करके कि थप्पड़ पड़ने के समय झाओ वेनकाई भी मौजूद थे, लिन मान शर्म से लाल हो गई। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद। झाओ वेनकाई ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले, लिन मान को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका स्वागत है। मेरे चचेरे भाई का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है। मैंने पहले ही उसके व्यवहार के लिए उसे डांट लगाई है। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। इन कुछ दिनों में झाओ वेनकाई प्रतिदिन झाओ रोनवेई से मिलने आया था। हालांकि उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन लिन मान समझ गई थी कि झाओ वेनकाई परिपक्व और शांत स्वभाव का था, झाओ वेन्यू के विपरीत जो उग्र और तर्कहीन था। उसकी बातें सुनकर लिन मान अपने आंसू नहीं रोक पाए। सिसकते हुए उसने दृढ़ता से कहा, मैं समझती हूं कि वह अपने पिता की हालत को लेकर चिंतित है, लेकिन फिर भी उसे मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं था। मैं एक नर्स हूं, कोई नौकरानी नहीं जिसे उसने काम पर रखा हो। किस हक से उसने मुझे मारा? मेरे चचेरे भाई की गलती थी, वो बिना सोचे समझे काम करता है। झाओ वेनकाई ने लिन मान को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना सुंदर चेहरा और फिर भी उस पर वार करने की हिम्मत कैसे हुई? उसे महिलाओं की कोमलता का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अब रोना बंद करो, रोने पर तुम उतनी आकर्षक नहीं लगती। जल्दी से अपने चेहरे के लिए दवा ले आओ। मेरी चाची तुम्हें उसका पैसा वापस कर देंगी या तुम मेरे पास आ सकती हो। अपने शब्दों के अंत में वह रुका नहीं और जाने के लिए मुड़ गया। उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखकर लिन मान की धड़कन तेज हो गई और उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक लाल हो गया। लेकिन इस बार यह क्रोध या आक्रोश से नहीं, बल्कि शर्म से था। हालांकि वह टोंग याओ जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन दिखने में बुरी भी नहीं थी। उसके रिश्तेदार अक्सर उसकी मौजूदगी में उसकी तारीफ करते थे, लेकिन बहुत कम पुरुष थे जो सीधे तौर पर उसकी प्रशंसा करते थे। झाओ वेनकाई की तारीफें शी यान की तारीफों से अलग थीं। उनमें बनावटी चापलूसी का कोई अंश नहीं था, जिससे एक अवर्णनीय भावना उत्पन्न हुई। एक सफल व्यक्ति की प्रशंसा ने लिन मान के दिल को छू लिया। जब झाओ वेनकाई वार्ड में लौटा तो फोंग शियुजिंग झाओ वेन्यू को डांट रही थी, भले ही तुम्हें अपने पिता की चिंता हो, लेकिन तुम लिन मान को नहीं मार सकते।
उसने पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पिता की अच्छी देखभाल की है, कड़ी मेहनत की है। तुम उसे इतनी आसानी से कैसे मार सकते हो? उसने कुछ गलत तो नहीं किया, है ना? मैं बहुत परेशान हूँ। झाओ वेन्यू ने स्वीकार किया कि उसके कृत्य अक्षम्य थे। बाहरी लोगों की अनुपस्थिति में उसका पहले वाला अहंकार गायब हो गया था। उत्तेजित होकर उसने कहा, माँ, पिताजी अभी तक नहीं जागे हैं। झाओ वेनकाई ने अब कंपनी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उसने पिताजी के प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिए हैं और पिताजी के वफादार लोगों को भी वह भगा रहा है। अगर यही चलता रहा तो कंपनी का हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। वेनकाई हमेशा से कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक रहे हैं। कंपनी उन्हीं की है। चूंकि आपके पिताजी अभी भी अस्पताल में हैं और हमें उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वे कंपनी का प्रबंधन करें? कंपनी में हमारे भी शेयर हैं और चाहे आप कारोबार में शामिल हो या न हो, आपको लाभांश मिलता रहेगा। इन सब बातों के बारे में क्यों सोचना? आपको अस्पताल में अपने पिताजी को दिलासा देना चाहिए, उनसे हर दिन बात करनी चाहिए, उनके होश में आने की कामना करनी चाहिए। बाकी किसी बात की चिंता मत करो, फोंग शियुजिंग ने कहा। फोंग शियुजिंग को व्यापार जगत की चालबाजियां और षड्यंत्र समझ नहीं आते थे। उन्होंने पहले ही अपने पति को जल्दी सेवानिवृत्त होने और कंपनी का प्रबंधन युवा लोगों को सौंपने की सलाह दी थी। चूंकि कंपनी में उनके शेयर थे, इसलिए वे काम करें या न करें, उनके पास हमेशा पैसा रहेगा। आखिरकार अगर वे काम नहीं करते तो उनकी कमाई कम तो होने वाली नहीं थी। तो फिर क्यों परेशान होना? दुर्भाग्यवश न तो उनके पति और न ही उनके बेटे को ये बात समझ आए। वे प्रतिदिन कंपनी के कामों में व्यस्त रहते थे, खाली बैठना उनके लिए असंभव था। माँ, आप बिल्कुल नहीं समझती, झाओ वेन्यू ने झुंझलाहट में आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे समझाए। झाओ वेनकाई बाहर से कमरे में दाखिल हुए, झाओ वेन्यू पर एक नजर डाली और फिर फोंग शियुजिन की ओर मुड़ गए। आंटी, मुझे लगता है वेन्यू अपने चाचा की चिंता में थोड़ा बेचैन हो रहा है। शायद बेहतर होगा कि वह अस्पताल में अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताए। कंपनी की चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगी, झाओ वेनकाई ने कहा। फोंग शियुजिन ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, मानो उन्हें कोई अच्छा सौदा मिल गया हो। वेनकाई, इन कठिन समय में कंपनी के मामलों को संभालने के लिए हम वास्तव में आप पर निर्भर हैं। आपके चाचा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वेन्यू का जाना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि वह यहीं रुकें और आपके चाचा का साथ दें, जिससे कंपनी के साथ साथ वे जल्दी ठीक हो सकें। बिल्कुल, झाओ वेनकाई ने सिर हिलाकर जवाब दिया। दूसरी ओर झाओ वेन्यू गुस्से से आग बबूला हो रही थी। माँ, आप उसे धन्यवाद क्यों दे रही हैं? पिताजी और मेरे कंपनी से बाहर होने के बाद वह तो बहुत खुश होगा। झाओ वेन्यू काम पर लौटना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि झाओ वेनकाई उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके पिता के साथ कुछ बुरा कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से झाओ वेनकाई ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, एक ऐसा परिणाम जिसे झाओ वेन्यू ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। अगर उसके पिता सुबह नहीं उठ पाते तो कंपनी में उसकी क्या स्थिति होती? फोंग शियुजिन ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, बकवास मत करो। हम सब एक परिवार हैं। मैंने वेनकाई को बचपन से देखा है और मैं जानती हूं कि वह कैसा इंसान है। बेवजह का ड्रामा करना बंद करो और अस्पताल में अपने पिता के साथ समय बिताओ। फोंग शियुजिन की नज़र में उनके बेटे में बचपन से ही झाओ वेनकाई से प्रतिस्पर्धा करने की ललक थी। यह उसके प्रतिस्पर्धी अहंकार का नतीजा था। झाओ वेनकाई की तुलना में उनके परिवार के पास कम शेयर थे और वह जानती थी कि उनका बेटा कंपनी चलाने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। वेनकाई के हाथों में कंपनी बेहतर रहेगी। कंपनी के फलने फूलने पर उन्हें भी लाभ होगा। ये सुनकर कि उसकी मां लगातार झाओ वेनकाई का पक्ष ले रही है, झाओ वेन्यू क्रोधित हो गया। मां, तुम्हारा असली बेटा कौन है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां झाओ वेनकाई पर विश्वास क्यों करती है। पहली नजर में वेनकाई अच्छा इंसान नहीं लगता था। अगर वह न होता तो उसके पिता यहाँ झूठ नहीं बोल रहे होते। ये सुनकर फोंग शियुजिन गुस्से से बोली, क्या अपने बीमार पिता को छोड़कर काम पर जाना सही है? जब वे स्वस्थ थे तब वे तुम्हारी कितनी परवाह करते थे, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई ज़मीर है? मैं झाओ वेन्यू के मुंह से शब्द निकलते निकलते लगभग रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दें। बेशक वह जानता था कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। अपने पिता की सुरक्षा की चिंता ही उसे अस्पताल में रुकने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं चल सकते। अगर झाओ वेनकाई उसे पूरी तरह से हाशिए पर धकेलने में कामयाब हो जाता है तो वह कंपनी में अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता ने एक बार झाओ वेनकाई के एक नई रियल एस्टेट कंपनी स्थापित करने के इरादे का संकेत दिया था। यदि यह सच था तो उनकी वर्तमान कंपनी उपेक्षित हो जाएगी और एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होने लगेगी। यदि झाओ वेनकाई कंपनी के संसाधनों का दोहन कर देते हैं तो उनके परिवार को न केवल कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उन पर भारी कर्ज का बोझ भी आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो उनके लिए स्थिति निराशाजनक हो जाएगी। दुर्भाग्यवश झाओ वेन्यू की हताशा के बावजूद उसकी गृहिणी मां उसकी कोई मदद करने में असमर्थ है। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। झाओ वेनकाई ने मां बेटे के बीच तनाव को भांप लिया। उन्होंने झाओ वेन्यू से कहा, वेन्यू, अगर तुम काम पर जाना चाहते हो तो जाओ। मैं अस्पताल में रहकर अपने चाचा की देखभाल कर सकता हूँ। कंपनी में अभी ऐसा कुछ खास नहीं है जिस पर मुझे तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो। ये सुनकर झाओ वेन्यू तुरंत क्रोधित हो गया और बोला, यह मत सोचो कि इससे तुम्हें मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की खुली छूट मिल गई है। अब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। फोंग शियुजिंग ने अपने बेटे को डांटा और जल्दी से झाओ वेनकाई से माफी मांगते हुए कहा, वेनकाई, वेन्यू की बातों पर ध्यान मत दो। वह अपने पिता की स्थिति के कारण परेशान है। वह अभी नया है, कंपनी में उसका काम का अनुभव न के बराबर है, इसलिए उसे प्रबंधन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो, वेन्यू की बातों को भूल जाओ। झाओ वेन्यू चिढ़ गया था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में उसके पास समग्र स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अनुभव की कमी थी। इससे पहले उसके पिता ही उसे हर काम में मार्गदर्शन देते थे। वेन्यू अभी जवान और जल्दबाज है, मैं उसकी बातों को दिल पर नहीं लूंगी। झाओ वेनकाई ने झाओ वेन्यू को व्यंग्य भरी नजर से देखा और फोंग शियुजिंग से कहा, आंटी, आप लोग अंकल का ध्यान रखिए। मुझे अभी कंपनी वापस जाना है, मैं कल उनसे मिलने आऊंगी। ठीक है, आप जाए और अपना ख्याल रखिएगा। फोंग शियुजिंग के साथ दरवाजे तक छोड़ने के बाद झाओ वेनकाई वार्ड से चले गए। उनके जाने के बाद फोंग शियुजिंग ने अपने बेटे को लिन मान से माफी मांगने के बारे में फिर से समझाना शुरू कर दिया। तरक्की की चाह और अहंकार से भरे झाओ वेन्यू ने एक मामूली नस से माफी मांगने से इनकार कर दिया। मां बेटे के बीच का गतिरोध बिना किसी समाधान के जारी रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे ही झाओ वेनकाई वार्ड से बाहर निकले, लिन मान ने उन्हें रोक लिया। श्रीमान झाओ, कृपया प्रतीक्षा करें। झाओ वेनकाई ने मुड़कर लिन मान को रुचि से देखा और एक भौं उठाकर पूछा कि उसे क्या चाहिए। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण सी नजर थी और झाओ वेनकाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी लिन मान अनजाने में शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और झाओ वेनकाई को दे दिया। आज सुबह आपने जो रुमाल दिया था उसके लिए धन्यवाद। वह मेरे आंसुओं से गंदा हो गया। यह मेरा रुमाल है। यह नया है और इस्तेमाल नहीं हुआ है। कृपया इसे आपके प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में स्वीकार करें। रुमाल की ओर देखे बिना ही झाओ वेनकाई ने अपनी निगाहें सीधे लिन मान के चेहरे पर टिका दी। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इससे तुम्हारे आंसू पोंछे जा सकते हैं तो इसे रुमाल का सौभाग्य समझो। उसका चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसने हठपूर्वक जवाब दिया, मुझे लोगों का एहसानमंद रहना पसंद नहीं है। अगर आपको रुमाल नहीं चाहिए तो मुझे बताएं कि रुमाल की कीमत कितनी थी, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। झाओ वेनकाई हंसते हुए बोला, एक रुमाल को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? अगर तुम्हें सच में परेशानी है तो तुम मेरे चाचा पर नजर रख सकते हो और उनके जागने पर मुझे फोन कर देना। ये रहा मेरा फोन नंबर। उसने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला जिस पर एक रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन झाओ वेनकाई का गर्व भरा पदनाम लिखा था। लिन मान दंग रह गई। वह जानती थी कि झाओ वेनकाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक रियल एस्टेट कंपनी के युवा चेयरमैन होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका व्यवहार इतना अनूठा था। अभी मुझे कंपनी में कुछ काम है। अगर मेरे चाचा जाग जाएं या कोई बदलाव हो तो कृपया मुझे फोन कर देना। ये कहकर झाओ वेनकाई मुस्कुराते हुए चला गया। उसने जरूरत से ज्यादा एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि जाते समय उसकी नजर लिन मान के चेहरे पर पड़ी, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम किस बारे में सोच रही हो? वार्ड 210 की एक जूनियर नर्स वहां से गुजरी और गपशप भरे लहजे में पूछा, मैंने अभी वार्ड 208 के एक परिवार के सदस्य को तुमसे बात करते देखा। उसने क्या कहा? लिन मान अचानक होश में आए और झट से बिजनेस कार्ड जेब में रख लिया। उन्होंने बस मुझसे झाओ रोनवेई की हालत पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके साथ धोखा हो रहा है। जूनियर नर्स गपशप करती रही, उसने तुमसे अकेले में बात की। क्या उसे तुम पसंद आ गई?
दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा सुंदर है, वह या डॉक्टर सी चेन? पिछले कुछ दिनों से वार्ड 208 कनिष्ठ नर्सों की चर्चा का केंद्र बना हुआ था, मुख्य रूप से गुस्सैल स्वभाव वाली झाओ वेन्यू और आकर्षक झाओ वेनकाई के बारे में। झाओ वेनकाई और सी चेन दोनों ही नर्सों के बीच गर्मागर्म बहस का विषय थे। कुछ लोगों का मानना था कि सी चेन अधिक आकर्षक थे, जबकि अन्य लोग झाओ वेनकाई के बिंदास अंदाज को पसंद करते थे। यहाँ तक कि यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि झाओ वेनकाई एक धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति थे। हालांकि उनके वास्तविक पेशे के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, जिससे तरह तरह की अफवाहें फैलती रहीं। लिन मान पहले तो खुश थी, लेकिन सी चेन का नाम सुनते ही उसका मूड खराब हो गया। वे एक जैसे नहीं हैं, तुलना करने का क्या फायदा? क्या अच्छे और बुरे में अब भी कोई फर्क नहीं है? लिन मान के असहज चेहरे को अनसुना करते हुए नज ने सिर ऊंचा करके कहा, मुझे लगता है कि डॉक्टर सी ज्यादा सुंदर हैं। उनका रंग गोरा है और उनकी आंखें, नाक और होंठ सभी आकर्षक हैं। इसके अलावा उनमें कोई कमी ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अस्पताल की कर्मचारी होने के नाते डॉक्टर सी के बारे में उनका आकलन, चाहे सचेत रूप से हो या अचेतन रूप से, थोड़ा सकारात्मक पक्ष की ओर झुका हुआ था। ये सुनकर किसी अज्ञात कारण से लिन मान को अचानक कुछ असहजता महसूस हुई और उसने तर्क दिया, श्री झाओ भी काफी अच्छे हैं। अगर हमें वाकई बारीकी से देखना है तो उनकी शक्ल सूरत में कुछ भी अनुचित नहीं है ना? नज ने लिन मान को हैरानी भरे भाव से देखा और मन ही मन सोचने लगी, लिन मान, तुम आज कुछ अजीब सी लग रही हो। क्या तुम आमतौर पर डॉक्टर सी की तारीफ नहीं करती? जब भी लोग उनके बारे में बात करते हैं तुम हमेशा उनका पक्ष लेती हो। अचानक अब तुम श्री झाओ का साथ क्यों दे रही हो? कहीं तुम श्री झाओ की तरफ आकर्षित तो नहीं हो? सभी लोग आपस में दबे स्वर में यह अनुमान लगाते थे कि लिन मान सी चेन से प्रेम करती है। हालांकि सी चेन विवाहित होने के कारण वे इस बारे में केवल निजी तौर पर ही बात करते थे और कभी भी खुलकर इसका खुलासा नहीं करते थे। इसलिए लिन मान को किसी अन्य व्यक्ति इस मामले में श्री झाओ के बारे में सकारात्मक बातें करते देखना नस को काफी असामान्य लगा। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि लिन मान ने अपना स्नेह किसी और की ओर मोड़ दिया हो? नस की पैनी नजरों में असहज महसूस करते हुए लिन मान ने तुरंत कहा, मैं बस निष्पक्ष रूप से देख रही हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं और बात नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम करना है। उसके बाद वह बगल वाले वार्ड में चली गई। हालांकि उसका मन झाओ वेनकाई के ख्यालों से भरा हुआ था। जब से झाओ वेनकाई ने उसे रुमाल दिया था, तब से लगातार उसका चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था और उसने सी चेन के बारे में शायद ही कभी सोचा था। उसने पहले लंच ब्रेक के दौरान लिन फेगियन को फोन करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह योजना पूरी तरह से भुला दी गई थी। उसे यह नहीं पता था कि अगर वह इसके बारे में भूली भी नहीं होती और कॉल करने में कामयाब भी हो जाती तो भी फोन उठाने वाला कोई नहीं होता। लिन फेगियन इतने समय से शहर में झांग लिजुआन की देखभाल कर रही थी। जब वे साथ नहीं रह रहे थे तब सब ठीक था, लेकिन अब साथ रहने पर लिजुआन फेगियन के हर काम से असंतुष्ट रहती थी, दिन भर उसे चिढ़ाती रहती थी और हमेशा उसके काम में कमियां निकालती रहती थी। इस वजह से लिन फेगियन कई बार अपने बेटे के सामने रो पड़ी थी। हालांकि सी बोई अभी भी प्रसव के दौरान अपनी पत्नी को लगभग खो देने के सदमे से उबर रहा था। उसे चिंता थी कि कहीं कोई भी बात लिजुआन के स्वास्थ्य को प्रभावित न कर दे और अपनी मां की शिकायतों के सामने वह दुविधा में पड़ गया था। मां, लिजुआन को प्रसवोत्तर माह में परेशान नहीं होना चाहिए, अन्यथा इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अभी हमें उसे थोड़ा लाड़ प्यार करना होगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप घर वापस जा सकती हैं और कुछ समय के लिए वहीं रह सकती हैं। मैं लिजुआन की देखभाल के लिए एक आया रख लूंगी। मैंने पहले ही उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक आया रखूंगी। अगर आपकी असहमति न होती तो मैं बहुत पहले ही एक रख लेती ताकि आपको थकान न उठानी पड़े और लिजुआन को भी आराम मिले। दाई रखना बहुत महंगा पड़ेगा। हम गांव के लोग ये सब खर्च नहीं उठा सकते, बच्चा होने के बाद दाई की जरूरत पड़े। दाई रखने की बात सुनकर लिन फेगियन को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, जब तुम तीनों बच्चे हुए थे तब प्रसव के दौरान मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। इसके अलावा अगर मैं घर पर खाली बैठी रहूं और लिजुआन की देखभाल न करूं और आपको दाई रखनी पड़े तो लिजुआन की मां क्या सोचेगी? गांव वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे? उसके बड़े बेटे ने शादी करने के बाद अपनी मां को भुला दिया था और अब उसका छोटा बेटा भी उसी राह पर चल रहा था। खुद को बेहद अन्यायग्रस्त महसूस करते हुए लिन फेगियन को ऐसा लग रहा था मानो उसने दो कृतघ्न बेटों को पाला हो।
उसके दोनों बेटे निर्दयी थे, अपनी पत्नियों से बेहद डरते थे, जिससे विधवा होने के नाते उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। अगर उसे पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो उसे, ये हमारी जिंदगी है, हमें दूसरों की बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए। अब जब हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है तो एक नैनी रखने में क्या बुराई है, ताकि आप आराम कर सके और लिजुआन भी आनंद उठा सके। अपनी पत्नी और मां के बीच फंसा होना सी बोई के लिए एक बड़ी परेशानी थी। एक नैनी रखने से ये सब आसानी से सुलझ सकता था, फिर भी उसकी मां ने हठपूर्वक इनकार कर दिया। अब वह उसके सामने शिकायत कर रही है, वह इसके बारे में क्या कर सकता था। क्या उसे लिजुआन को बाहर घसीटकर उसकी पिटाई करनी चाहिए। सच कहें तो उसकी मां दिखावे को बनाए रखने और खुद अपनी जिंदगी को दुखमय बनाने के लिए जुनूनी थी। मैं तो बस आपके और आपकी पत्नी के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूं, है ना। लिन फेगियन ने अपने जूते से बहती नाक पोंछते हुए बहस की, जिससे सी बोई ने भौहें चढ़ा ली। उसने सख्ती से कहा, माँ, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम्हें हर जगह नाक पोंछने की यह आदत छोड़नी होगी। हम एक पेय पदार्थ की दुकान चलाते हैं, अगर ग्राहक तुम्हें ऐसा करते हुए देखेंगे तो इससे हमारे व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। शहर में आने के बाद से सी बोई ने धीरे धीरे अपनी जीवनशैली में बदलाव किया था। पेय पदार्थ के व्यवसाय में काम करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो गया था, जैसा कि टोंग याओ ने एक बार कहा था। उसने हमेशा इस बात को याद रखा और इसका बहुत ध्यान रखा, और बाद में उसने झांग लिजुआन से भी ऐसा ही करने की अपेक्षा की। हालांकि उसकी मां ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो इस आदत को नहीं छुड़ा सकी, चाहे उसने उसे कितनी ही बार याद दिलाया हो। ठीक है, अब तुम खुद को श्रेष्ठ समझते हो और मुझे अशुद्ध मानते हो। अब तो वो पुराने दिन नहीं रहे जब तुम्हें मुझसे खाना मांगना पड़ता था, है ना। अब जब मैं चल फिर सकता हूँ तो तुम्हें मुझसे घृणा होती है। इंतजार करो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और हिल डुल नहीं पाऊंगा, तब क्यों न मुझे चटाई में लपेटकर पीछे गड्ढे में फेंककर दफना दो। चूंकि उसका सबसे छोटा बेटा अभी भी उसके अतीत के गलत कामों से अनजान था और स्वभाव से ईमानदार और सरल था, इसलिए लिन फेगियन ने उसके सामने नाटक करने और एक ग्रामीण महिला के रोने और शोर मचाने वाले पक्ष को दिखाने का साहस किया। लिन फेगियन के नखरों से सी बोई बहुत परेशान हो गया था। उसका चेहरा कोयले जैसा लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे निपटे, और उसने बेबसी से कहा, माँ, क्योटो से लौटने के बाद तुम इतनी बदल क्यों गई हो। उसने सच कहा था। क्योटो से लौटने के बाद लिन फेगियन वाकई बदल गई थी। उसे लगता था कि उसके बड़े और छोटे बेटों की वजह से ही वह जवानी में खुशियां नहीं पा सकी, जिसकी वजह से आज वह अकेली पड़ गई है। अब उनके बड़े और छोटे दोनों बेटे अपने अपने परिवार बसा चुके थे, लेकिन वह अभी भी अकेली थी। इसके अलावा उन्हें अपनी बहू की सेवा भी करनी पड़ती थी। आखिर उन्हें ये सब क्यों सहना पड़ रहा था। अगर उसने उस समय सी वेमिन का साथ दिया होता तो शायद आज वह क्योटो में सुखमय जीवन जी रही होती। संघर्ष करना किसी को पसंद नहीं होता। लिन फेगियन भी अपवाद नहीं थी। उसे अपनी जवानी में अधिक स्वार्थी न होने का पछतावा था। जब माँ और बेटा एक गतिरोध में फंसे हुए थे, एक रो बिलख रहा था और दूसरे का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया था, तभी अचानक दुकान का टेलीफोन बज उठा। दूसरी तरफ सी शिया हुई थी। लिन फेगियन के लौटने के बाद ये पहली बार था जब उसने फोन किया था। ये सुनकर कि यह सी शिया हुई है, लिन फेगियन ने तुरंत अपने बेटे के हाथ से फोन छीन लिया। शिया हुई, तुम वहां कैसे हो। लिन मान ने मुझे पहले बताया था कि उसने तुम्हारे और सोंग यू के लिए नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन तुम दोनों ने कुछ समय बाद ही छोड़ दी। अब तुम लोग क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे चाचा तुमसे मिलने आए थे। सोंग यू का नाम सुनते ही सी शियाओहुई ने आंखें घुमाई और चिड़चिड़ाते हुए कहा, माँ, मैं सोंग यू के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। अभी तो मैं उसे देख भी नहीं सकती। उस समय मैं अंधी थी जो उसके प्यार में पड़ गई। मैं उसकी मीठी बातों में आ गई थी। मेरे चाचा ने कहा है कि जब भी उन्हें समय मिलेगा वेली शहर आकर तलाक की कार्यवाही में मेरी मदद करेंगे। क्या। लिन फेगियन चौंक गई। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप तलाक ले रहे हैं। अगर यह बात सबको पता चल गई तो क्या वह पूरे शहर में चर्चा का विषय नहीं बन जाएगी। मेरे छोटे चाचा ने मुझे बताया कि आजकल तलाक लेना बहुत आम बात है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उनका और उनकी पत्नी का तलाक हो चुका है। सी शियाओहुई ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके लहजे से लग रहा था कि उसे तलाक पर गर्व है। लिन फेगियन चौंक गई। आपके छोटे चाचा और उनकी पत्नी का तलाक हो गया। उनका तलाक हुए काफी दिन हो गए हैं। माँ, आप कब आ पाएंगी। मैं और मेरे छोटे चाचा रोज बाहर खाना खाते हैं। मैं बाहर के खाने से तंग आ गया हूँ। मुझे आपके घर के बने व्यंजन ज्यादा पसंद हैं।
हालांकि सी शियाहुई को बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता था और वह चाहती थी कि वह हर दिन बाहर खाना खा सके, लेकिन क्योटो में कुछ समय रहने और बाहर का खाना खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे घर के बने खाने की कितनी याद आती है। बाहर का खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, आप उसे हर समय नहीं खा सकते। ये कभी कभार ही अच्छा होता है ताकि खाने में थोड़ा बदलाव आए। अब जबकि उसके छोटे चाचा और उनकी पत्नी का तलाक हो चुका है, जब तक उसकी माँ उनके दैनिक जीवन की देखभाल के लिए आती रहेगी, तब तक वह दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वह हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लिन फेगियन काफी भावुक हो गई थी, लेकिन ये देखते हुए कि झांग लिजुआन का बच्चा अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है, उसने सिबोई की ओर देखा और फोन पर शियाहुई से कहा, तुम्हारी भाभी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, मुझे प्रसवोत्तर अवधि के दौरान उनकी देखभाल करनी होगी। सी शियाहुई मुंह फुलाते हुए झट से अपना रुख बदलते हुए बोली, तुम्हारी दूसरी भाभी तो पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी है, और तुम्हारी बड़ी भाभी में तो गर्भधारण के कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे। तुम उनकी मदद करने के बारे में क्यों नहीं सोचती? हमारे गांव में गर्भधारण बढ़ाने के कई नुस्खे हैं, है ना? तुम उनके लिए कुछ ढूंढ सकती हो। पिछली बार जब मैंने उसे अंडा न देने वाली मुर्गी कहा था तो उसने मुझे मारा था। अगर वह गांव लौट गई और लोग इसके बारे में बात करने लगे तो क्या वह फिर से दूसरों को पीटने लगेगी? वहां के लोग मेरी तरह आसानी से धमकाए जाने वाले नहीं हैं। अगर उसने किसी को मारने की हिम्मत की तो वह खुद मौत को दावत दे रही है। जैसे ही सी शियाहुई को वे पल याद आते हैं जब उसने टोंग याओ से मदद मांगी थी लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई थी, उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब उसके छोटे चाचा का तलाक हो चुका है और उसे पहले से कहीं ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो उसे टोंग याओ की राय की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बकवास मत करो, लिन फेगियन ने धीरे से डांटते हुए कहा, फिर बात बदलते हुए बोली, वैसे भी मैं घर पर व्यस्त नहीं हूँ। मैं अकेले सारे खेत नहीं बो सकती, इसलिए मैंने ये काम तुम्हारी चचेरी बहन को दे दिया है। तुम्हारी बहन की प्रसव पीड़ा खत्म होते ही मैं आकर कुछ काम ढूंढ लूंगी। तुम्हें तो काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी माँ के आने की खबर सुनकर सी शियाहुई जल्दी से उन्हें मनाने लगी, तुम्हें बस मेरे और मेरे छोटे चाचा के कपड़े धोने और खाना बनाने हैं। उन्होंने कहा है कि अगले वसंत में वे मेरे लिए एक मिल्क टी शॉप खोलेंगे और मुझे मालिक बना देंगे। पहले उसके छोटे चाचा उसे अपने भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अब जब उनका और उनकी पत्नी का तलाक हो गया है तो वे उसे दूध की चाय की दुकान खोलने में सहयोग दे रहे हैं। भले ही वह महीने में ज्यादा कमाई न करे, लेकिन जो भी पैसा वह कमाएगी वह उसके खर्च के लिए पर्याप्त होगा। सी शियाहुई की बातें सुनकर लिन फेगियन का मूड धीरे धीरे सुधर गया। फिर भी उसने याद दिलाया, तुम बड़े हो गए हो, आलसी मत बनो। अपने छोटे चाचा के लिए कुछ घरेलू काम करो, उनसे बेवजह पैसे मत मांगो। कुछ अधीरता से सी शियाहुई ने जवाब दिया, आह माँ, आखिरकार मैंने आपको फोन कर ही दिया, क्या आप बकवास करना बंद करेगी? ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे बाद में फिल्म देखने जाना है। अलविदा। लिन फेगियन की बात अधूरी रह गई। फोन कॉल खत्म होने से पहले ही कट गया। सी वेइमिन और युआन कैजेन के तलाक की बात याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो देखा कि सिबोई उसे घूर रहा है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने जल्दी से बात बदल दी। शियाहुई सोंग यू से तलाक लेना चाहती है। उनकी शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई है, अगर लोगों को तलाक के बारे में पता चल गया तो क्या वे हमारे पीठ पीछे गपशप नहीं करेंगे? सिबोई ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, उन्होंने शादी के समय हमारी बात नहीं मानी, अगर वे तलाक लेना चाहें तो मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। लिन फेगियन हकलाते हुए बोली, तुम्हें शियाहुई को ज्यादा समझना चाहिए। चाहे वो कुछ भी करे, वो तुम्हारी बहन है। उसके बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसके प्रति ज्यादा सहनशील होना चाहिए और उससे कोई बैर नहीं रखना चाहिए। माँ, आपको शियाहुई की बजाय मेरे छोटे चाचा की समस्या के बारे में चिंता करनी चाहिए। वह और उनकी पत्नी 1 दशक से अधिक समय तक खुशी खुशी शादीशुदा जीवन बिता चुके थे। आप दोनों के आने के बाद उनका तलाक हो गया। शायद शियाहुई ने ही झगड़ा खड़ा किया हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नाराज और शर्मिंदा होकर लिन फेगियन ने हल्के से सिबोई की पीठ पर थप्पड़ मारा। सिबोई ने पलटवार नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तुम्हारे कारण जियाहुई बिगड़ गई है। चलो शियाहुई के बारे में बात करना बंद करते हैं। अपराधबोध से ग्रस्त लिन फेगियन ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विषय बदल दिया। याओ और तुम्हारे भाई की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है और गर्भधारण का कोई संकेत नहीं है। शायद वह बहुत दुबली पतली और कुपोषित है।
लीजुआन के लिए आया ढूंढने का काम तुम कर लो। मैं कल गांव वापस जाऊंगी और देखूंगी कि क्या याओ याओ के लिए कोई पारंपरिक उपचार उपलब्ध है। माँ, मेरे भाई और भाभी तो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों दखल दे रही हैं? वैसे भी अभी तो सिर्फ एक दिन ही हुआ है, इतनी जल्दी मुझे आया कहाँ से मिल जाएगी? कम से कम जब तक मुझे आया मिल न जाए तब तक आप जाए। सी बॉय अपनी माँ के अचानक बदले हुए रवैये से हैरान था। ये सुनकर लिन फेगियन को फिर से बुरा लगा। लिजुआन अभी मेरे साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है। मेरे यहाँ रहने से हम दोनों को परेशानी हो रही है। नजरों से दूर रहना ही बेहतर है। तुम्हारे छोटे चाचा का अभी अभी तलाक हुआ है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अगर हम में से कोई भी उनके पास नहीं गया तो उन्हें लगेगा कि उन्हें भुला दिया गया है। सी बॉय ने पलटकर जवाब दिया, माँ, क्या आपके लिए अपने देवर के साथ लंबे समय तक रहना उचित है? अब भी उसे गांव की गपशप की कोई चिंता नहीं है। लिन फेगियन ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? जब दानू ने इरनू की पत्नी से शादी की थी तब क्या गांव वाले चुप नहीं रहे थे? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे डरने की कोई बात नहीं है। जब तक मेरा ज़मीर साफ है, मुझे दूसरों की बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? अब जाओ और उस दाई को ढूंढो। मैं लिजुआन और बच्चे को देखने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सी बॉय चुपचाप लिन फेगियन की जाती हुई आकृति को देखता रहा। उसका दिमाग उलझन में डूबा हुआ था। अंततः उसने टोंग याओ को फोन करने का फैसला किया। भाभी, मेरी माँ फिर से क्योटो जाने के बारे में सोच रही हैं। उनका कहना है कि छोटे चाचा का तलाक हो गया है और वह वहां जाकर उनकी और शियाओहुई की देखभाल करना चाहती हैं। मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि आखिर वह उनकी भाभी हैं। पारंपरिक सोच और सार्वजनिक धारणाओं की परवाह करने वाले सी बॉय को सी शियाओहुई और सोंग यू के भागकर शादी करने पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन उनकी माँ चाहे कितनी भी अतार्किक क्यों न हो, एक बेटे के रूप में वह जानते थे कि वे बहस नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने टोंग याओ को फोन किया ताकि उनकी राय जान सकें। टोंग याओ को पहले से ही अंदाजा था कि सी वेमिन के तलाक के बारे में सुनकर लिन फेगियन मिलने जरूर आएगी। उसे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसकी आंखों में एक विचार चमक उठा, शायद माँ को अकेलापन महसूस हो रहा है। क्यों न तुम शहर में कोई अच्छा कुंवारा लड़का ढूंढो और माँ की शादी करवा दो। सी बॉय को लगा मानो टोंग याओ ने बिल्कुल सही बात कही हो। भाभी, ये बहुत अच्छा विचार है। माँ के लिए एक साथी ढूंढकर उन्हें अपने छोटे भाई के पास जाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसके चाचा चले गए थे तब सी बॉय छोटा था और उसे बाद के प्रभावों की ज्यादा याद नहीं है। लेकिन उसे अच्छी तरह याद है कि गांव के दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ अब उसके चाचा के घर जाए। तो फिर बात पक्की हो गई। उधर नजर रखना, हमारी माँ काफी आकर्षक है। अगर उन्हें कुछ साल छोटा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने लिन फेगियन के लिए एक साथी ढूंढने का फैसला कर लिया। लिन फेगियन से बिना चर्चा किए दोनों ने चुपके से उसके लिए एक साथी ढूंढने का फैसला कर लिया था। फोन रखने के बाद टोंग याओ ने पीछे मुड़कर देखा तो गु होनवे उसे शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था। टोंग याओ थोड़ी हैरान हुई। उसने उत्सुकता से अपना गाल छुआ और पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है? गु होनवे ने तुरंत नजरें हटा ली और सिर हिलाकर कहा, नहीं। टोंग याओ ने पलकें झपकाई और मजाक में कहा, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे पिता को दादी से मिलवा दूंगी? नहीं। गु हुनवेई को टोंग याओ के सीधे सादे मजाक से कोई आपत्ति नहीं थी और उसने सच कहा, मेरे पिता की तबीयत खराब है और वे आंटी लिन के लायक नहीं हैं। वरना यह एक बेहतरीन रिश्ता होता। उनकी माँ का देहांत कई साल पहले हो गया था और उनके पिता का स्वास्थ्य तब से लगातार बिगड़ता जा रहा था। उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था और वे बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने अपने पिता के लिए एक साथी ढूंढने के बारे में सोचा था, लेकिन वे जानते थे कि उनके पिता जैसे व्यक्ति को कोई भी अपना साथी नहीं बनाना चाहेगा। घर में मुसीबत लाने की जहमत कौन उठाएगा? और लिन फेगियन की बात करें तो भले ही उसके पिता स्वस्थ होते, फिर भी उसके साथ उनका रिश्ता होना नामुमकिन था। उन्हें अपने पिता से लिन फेगियन और सी वेइमिन के अतीत के बारे में पता था। गांव के लगभग सभी बुजुर्ग लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसका जिक्र करे, क्योंकि सी चेन और सी बॉय अब बड़े हो चुके थे और प्रभावशाली थे। बाहर आओ, यहाँ का मालिक कौन है? जल्दी बाहर आओ, सब लोग आकर देखो, यह मिल्क टी की दुकान अवैध रूप से पैसा कमा रही है। मेरे बेटे को उनकी मिल्क टी पीने के बाद उल्टी और दस्त हो गए। यह जरूर दुकान की गंदगी और बासी सामग्री की वजह से हुआ होगा। अचानक बाहर से एक महिला के जोर जोर से बहस करने की आवाज आई।
एक महिला जो 7 या 8 साल के एक छोटे लड़के को साथ लिए हुए थी, प्रवेश द्वार पर चिल्ला रही थी, जिससे राहगीरों का ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए टोंग याओ कुछ देर तक उस महिला को देखती रही। फिर उसे एहसास हुआ कि यह महिला लगभग 1 घंटे पहले दूध वाली चाय खरीदने के लिए दुकान पर आई थी। उस समय वह अकेली आई थी, उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। महोदया, शांत हो जाए। चलिए बात करते हैं। क्या आपके बेटे को डॉक्टर ने दिखाया है? डॉक्टर ने क्या कहा? टोंग याओ ने महिला को शांत करने की कोशिश की। उस महिला ने टोंग याओ को घूरते हुए कहा, वे क्या कह सकते हैं? ये तो निश्चित रूप से आपकी दुकान की दूध वाली चाय की वजह से ही हुआ होगा। टोंग याओ को ये बात हास्यास्पद लगी क्योंकि उस महिला ने दूध वाली चाय सिर्फ 1 घंटे पहले ही खरीदी थी। अगर सच में उसके बेटे की तबीयत दूध वाली चाय की वजह से खराब हुई भी थी, तो डॉक्टर इतनी जल्दी जांच करके कैसे पता लगा सकता है? वहां कई लोग मौजूद थे और टोंग याओ नहीं चाहती थी कि उस महिला से बहस करने से उसकी दुकान की प्रतिष्ठा धूमिल हो। इसलिए उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महोदया, आपका बेटा ठीक नहीं लग रहा है। चलिए उसे अस्पताल ले चलते हैं। अगर यह साबित हो जाता है कि हमारी दुकान में स्वच्छता की कमी के कारण ऐसा हुआ है, तो मैं सारा चिकित्सा खर्च उठा लूंगा। कैसा रहेगा? लेकिन महिला शांत होने को तैयार नहीं थी। उसने तर्क दिया, मेरे बेटे ने बहुत कष्ट सहा है। क्या आपको लगता है कि केवल चिकित्सा खर्चों को कवर करना ही पर्याप्त है? ये तय न कर पाने पर कि महिला परेशानी खड़ी कर रही थी या बच्चा सचमुच बीमार था, टोंग याओ ने महिला के विचारों का अनुसरण करते हुए पूछा, तो आप क्या करने का सुझाव देती हैं? तो मैं जो कहूंगी वही करोगी। महिला ने टोंग याओ को बोलने का मौका दिए बिना ही घूर कर देखा। अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए ताकि तुम किसी और को नुकसान न पहुंचा सको, तो क्या तुम ऐसा करोगी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ और गु हुनवेई ने एक दूसरे को देखा। इस बिंदु पर वे लगभग इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि महिला बुरे इरादों से आई थी और जानबूझकर परेशानी पैदा कर रही थी। ये जानते हुए टोंग याओ का रवैया उस महिला के प्रति और भी दृढ़ हो गया। मुझे अपनी दुकान की स्वच्छता पर पूरा भरोसा है। कोई भी आकर अंदर की स्वच्छता की जांच कर सकता है। यदि आपको पता चलता है कि हमारी दुकान वास्तव में गंदी है और इसी वजह से आपके बेटे की बीमारी हुई है, तो मैं माफी मांगूंगा और दुकान बंद कर दूंगा। याओ याओ, गु हुनवेई ने उसका नाम पुकारा। उसके होंठ फड़क रहे थे। अपनी दुकान की साफ सफाई पर पूरा भरोसा होने के बावजूद वह उसके सख्त रवैये और उसके संभावित परिणामों को लेकर चिंतित था। टोंग याओ के दृढ़ निश्चय से वह महिला स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए रुक गई। वह दुकान में जांच करने के लिए नहीं गई, बल्कि हंगामा करती रही, यह मत सोचो कि तुम धोखे भरी बातों से सबका ध्यान भटका सकते हो। तुम्हारे दूध वाली चाय की वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ गया। तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। टोंग याओ ने कड़े लहजे में जवाब दिया, महोदया, जैसा कि मैंने कहा, आप हमारी दुकान की साफ सफाई की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, और मैं आपके बेटे को जांच के लिए अस्पताल ले जाने को तैयार हूं। लेकिन आप सहयोग करने से इनकार कर रही हैं और मुझसे स्पष्टीकरण मांग रही हैं। तो आपके अनुसार मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए क्या करना चाहिए? टोंग याओ का बयान सुनकर कुछ दर्शकों ने कहा, बिल्कुल सही, आप अपने बेटे की बीमारी के लिए उन्हें खराब स्वच्छता का दोषी ठहरा रही हैं, लेकिन आप अपने बेटे को अस्पताल ले जाने से इनकार कर रही हैं और दुकान का निरीक्षण करने को भी तैयार नहीं हैं। क्या आप जानबूझकर उनके व्यवसाय के फलने फूलने के कारण परेशानी पैदा नहीं कर रही हैं? ये बात कहने वाली एक महिला क्योटो विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। उसके गु हुनवेई से अच्छे संबंध थे और वह अक्सर उनसे मिलने और चाय पीने जाती थी। किसी को परेशानी खड़ी करते देख वह चुप नहीं रह सकी और उसने भी अपनी बात कह दी। यहाँ बिकने वाली मिल्क टी हमेशा से खूब बिक रही थी और स्वच्छता को लेकर कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन पास में ही एक नई मिल्क टी की दुकान खुलने वाली थी और अब कोई यहाँ झगड़ा शुरू करने की फिराक में था। ये बात समझदार व्यक्ति को साफ दिख रही थी कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। कौन जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है? सोच समझकर बोलो। महिला लड़खड़ा गई और घबराकर इधर उधर देखने लगी। मेरे बेटे को आपकी दूध वाली चाय पीने से ही तबीयत खराब हो गई है। मैं अस्पताल नहीं जा रही हूं क्योंकि मुझे डर है कि आप उनके साथ मिलीभगत कर रहे होंगे। टोंग याओ ने उस महिला को गुस्से भरी निगाहों से देखा, जिससे वह थोड़ी पीछे हट गई। फिर उसने बोलने वाली छात्रा की ओर मुड़कर विनम्रता से कहा, क्या आप कृपया अंदर जाकर दुकान की स्वच्छता की जांच कर सकती हैं ताकि हमारी छवि साफ हो जाए? उनकी अधिकतर आय विश्वविद्यालय के छात्रों से आती थी।
यदि विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती तो उनके लिए दुकान बंद करना लगभग तय था। ये देखकर कि टोंग याओ को उस पर भरोसा है, छात्रा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अंदर जाने से पहले उसने 2 अन्य लोगों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया, ताकि अगर वह महिला ये दावा करे कि वह टोंग याओ के साथ मिलीभगत कर रही थी तो वे उसका बचाव कर सकें। उन तीनों को दुकान में प्रवेश करते देख महिला घबरा गई और जल्दी से अपने बच्चे के साथ अंदर चली गई। किनारे खड़े दर्शक भी अंदर चले गए और देखते ही देखते छोटी सी दूध चाय की दुकान लोगों से भर गई। छात्रा दुकान का मुआयना करने के लिए लोगों को अंदर ले गई। रसोईघर एकदम साफ सुथरा था। फ्रिज का ऊपरी हिस्सा भी धूल रहित था और फर्श इतना चमकदार था कि जूतों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। छात्रा जितना ज्यादा देखती गई उसे उतना ही यकीन होता गया कि वह औरत यहाँ सिर्फ झगड़ा करने आई है। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कि मैं इसके झांसे में नहीं आई। वह बाहर आई और जोर से बोली, दुकान के अंदर का हिस्सा बहुत साफ है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वे अंदर जाकर देख सकते हैं। यहाँ स्वच्छता संबंधी किसी भी समस्या के कारण उसके बेटे का बीमार होना असंभव है। बाकी दोनों लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, सचमुच ये बहुत साफ है। फर्श इतना चमकदार है कि रोशनी परावर्तित हो रही है। अगर हम यहाँ से बीमार पड़ सकते हैं तो घर पर खाना न बनाना ही बेहतर है। हमारे घर का चूल्हा भी इतना साफ नहीं है। इसे स्वच्छता मानकों के अनुरूप न कहना तो सरासर मीन मेख निकालना है। एक उम्रदराज महिला जो हर बात में दखल देती थी खुद को रोक नहीं पाई और अंदर जाकर चारों ओर देखने लगी। उसने तुरंत कहा, ये सचमुच बहुत साफ है, धूल का एक कण भी नहीं है, फ्रिज और चूल्हा एकदम चमक रहे हैं, स्वच्छता में कोई कमी नहीं है। क्या आपसे कोई गलती हो गई है, युवती? मैं अक्सर अपने पोते के लिए उनकी मिल्क टी खरीदती हूँ और आज तक कोई समस्या नहीं हुई है। वह निरीक्षण करने इसलिए आई थी ताकि साफ सफाई का जायजा ले सके और भविष्य में अपने पोते के लिए दूध वाली चाय खरीदते समय निश्चिंत रहे। दुकान वाकई बहुत साफ थी, उसके घर की रसोई से भी कहीं ज्यादा साफ, इसलिए शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल सही। क्या होगा अगर आपके बेटे ने कुछ और खा लिया हो जिससे वह बीमार हो गया हो? दुकान पर झूठा आरोप मत लगाए, इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। वास्तव में हमारे स्कूल के छात्र अक्सर यहाँ दूध वाली चाय खरीदने आते हैं और 1 साल से अधिक समय में कभी कोई समस्या नहीं हुई है। वहां मौजूद लोगों ने बारी बारी से अपनी राय दी। सभी टोंग याओ के पक्ष में बोल रहे थे। इस पीढ़ी के लोग आमतौर पर ईमानदार और स्पष्टवादी होते हैं, सीधे सादे लोग होते हैं जो किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर एक बढ़िया मिल्क टी की दुकान को बर्बाद होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस महिला ने देखा कि सब लोग टोंग याओ का साथ दे रहे हैं, सबका ध्यान उसी पर है। थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसे कुछ सूझा और उसने बेझिझक कहा, शायद उन्होंने एक्सपायर्ड सामग्री का इस्तेमाल किया होगा। सच में मेरे बेटे को उनकी मिल्क टी पीने के बाद ही परेशानी शुरू हुई। पहले तो वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसे उल्टी और दस्त होने लगे। डॉक्टर ने कहा कि यह मिल्क टी की वजह से हुआ। ये सुनकर टोंग याओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और साफ आवाज में बोली, हम अपनी मिल्क टी बनाने के लिए फ्रेश मिल्क रेड टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ताज़ा दूध डेयरी फार्म से हर रोज आता है। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मैं हर दिन ज्यादा दूध नहीं मंगवाती। हर रात 7 बजे तक हमारे पास सिर्फ फ्रूट टी ही बचती है, मिल्क टी खत्म हो जाती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक छात्रा ने तुरंत कहा, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। मैं कल रात मिल्क टी खरीदने आई थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। इसके बजाय मैंने एप्पल क्रिस्प आइस ली। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपने उन सहपाठियों को गवाह के तौर पर ला सकती हूँ जो मेरे साथ थी। कल रात मिल्क टी इतनी कम थी कि बिक भी नहीं पाए, बची हुई तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा अगर कल की कुछ बची भी होती तो अब ठंड के मौसम में उसे पीने से पेट खराब नहीं होता। क्या सभी ने पहले कभी बची हुई चाय नहीं पी है? हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये शब्द टोंग याओ द्वारा कहे जाते तो शायद लोग इन्हें सकारात्मक रूप से नहीं लेते, लेकिन जब एक राहगीर ने इन्हें कहा तो सभी ने सहमति में सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। अब तो गर्मियों में भी भला कौन बचे हुए खाने को सीधे फेंकना चाहेगा? क्या हम सब उसे अगले भोजन के लिए नहीं रखते? छात्रा की बातों से अवाक रह गई महिला ने झगड़ा शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, खैर, मेरे बेटे को उनकी दुकान की दूध वाली चाय पीने से तबीयत खराब हो गई। तुम सब उसके साथ मिलीभगत कर रहे हो और जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हो। ये सुनकर तमाशा देखने के लिए वहां जमा भीड़ अचानक क्रोधित हो उठी। वे तो बस निष्पक्ष राय देने की कोशिश कर रहे थे और अब उन पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा था।
स्पष्ट था कि यह महिला जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करने आई थी। इसे और बर्दाश्त न कर पाने पर किसी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिना वजह इस जगह के कामकाज में बाधा डालना बंद करो। ऐसा लगता है कि तुम बस एक युवा लड़की के अपने व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करने से जलते हो और जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हो। मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है। शायद उसे किसी ने भेजा हो। सचमुच, ये दुकान 1 साल से अधिक समय से खुली है और हमने कभी किसी समस्या के बारे में नहीं सुना। वे अभी सामने वाली दुकान खोलने ही वाले हैं और कोई पहले ही आकर हंगामा खड़ा कर रहा है। क्या ये जानबूझकर किया गया हो सकता है? यहाँ की दूध वाली चाय स्वादिष्ट है और दुकान की साफ सफाई सबके सामने है। वे उस महिला की बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा टोंग याओ ने महिला के बच्चे को जांच के लिए अस्पताल ले जाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन महिला जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। साफ तौर पर वह अपराधबोध से ग्रस्त थी। टोंग याओ को अपना बचाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सब लोग उसे चुप करा चुके थे। सबको अपने खिलाफ खड़ा देखकर वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन दुकान में इतनी भीड़ थी कि एक मक्खी भी नहीं बच सकती थी। जैसे ही सभी लोग उस महिला के चारों ओर जमा हो गए, आरोप लगाने लगे और यह अटकलें लगाने लगे कि उसे किसने भेजा था। टोंग याओ का ध्यान उस छोटे लड़के पर पड़ा जिसे महिला ने गोद में ले रखा था। लड़का दुबला पतला था और उसकी निगाहें भावहीन थीं। जब से वह आया था उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। वह औरत उसे जहां भी ले जाती वह उसके पीछे पीछे चलता, मानो कोई बेजान कठपुतली हो। कुछ तो गड़बड़ थी। टोंग याओ लड़के को देखने के लिए नीचे झुकी, लेकिन महिला बेहद सतर्क थी। उसने तुरंत लड़के को अपने पीछे खींच लिया और टोंग याओ को ध्यान से देखने लगी। आप क्या कर रहे हो? उस महिला की प्रतिक्रिया से टोंग याओ को और भी यकीन हो गया कि लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है। महिला के हिंसक व्यवहार के डर से टोंग याओ ने शांत भाव से कहा, बच्चा कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि उसे क्या तकलीफ है। जब टोंग याओ ने इस बात का जिक्र किया तो सबका ध्यान तुरंत उस लड़के की ओर चला गया। पहले तो सब उस महिला पर ध्यान दे रहे थे और उन्होंने उस छोटे बच्चे पर जरा भी गौर नहीं किया था। अब जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि लड़का ठीक नहीं था। उसकी नजरें बेजान थीं, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। सीधे शब्दों में कहें तो वह थोड़ा मूर्ख जैसा दिख रहा था। वह दुबला पतला था। उन दिनों में बहुत से गरीब लोग थे, इसलिए बच्चों का कुपोषित होना आम बात थी। इसलिए दुबला होने के बावजूद लड़के पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जिस परिवार के पास दूध वाली चाय खरीदने की क्षमता है, क्या उनका बच्चा कुपोषित हो सकता है? और उस महिला के कपड़े फटे पुराने नहीं थे, वह ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वह ठीक से खाना खाने का खर्च न उठा सके। सबकी निगाहें बच्चे पर टिकी देखकर महिला और भी घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लड़के की कलाई कसकर पकड़ते हुए उसने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा बेटा दूध वाली चाय पीने से बीमार हो गया। बात बदलने और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश मत करो। टोंग याओ ने भौहें चढ़ाईं। उसने पहले सोचा था कि उस महिला को किसी ने रिश्वत दी है और वह जानबूझकर बच्चे को परेशानी पैदा करने के लिए लाई है। लेकिन अब मामला इतना सीधा नहीं लग रहा था। जब से वह महिला दुकान में आई थी, उसने बच्चे के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई थी। उसे एक गुड़िया की तरह इधर उधर उछाल रही थी। कहावत है, 8 साल का बच्चा तो कुत्ते को भी परेशान कर देता है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि उस उम्र के बच्चे आमतौर पर बहुत सक्रिय होते हैं। अब उस लड़के को देखकर लगता है कि जब से वह यहाँ आया है उसने एक शब्द भी नहीं बोला और न ही कोई भावना दिखाई, जो कि असामान्य था। टोंग याओ के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने अपना सिर झुकाकर अपने पीछे खड़े लड़के से पूछा, छोटे दोस्त, क्या ये तुम्हारी माँ है? ये सुनकर महिला घबरा गई और उसने टोंग याओ को धक्का देते हुए गुस्से से कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह मेरा बेटा है जिसे मैंने 10 महीने अपनी कोख में पाला है। अगर मैं उसकी माँ नहीं हूं तो क्या तुम उसकी माँ हो? बस बात करो, हाथापाई मत करो। अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकती तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। गु हुनवेई ने महिला को थोड़ा पीछे धकेल दिया ताकि वह टोंग याओ के पास न आ सके। पुलिस का नाम सुनते ही महिला का चेहरा तुरंत बदल गया। वह अपने हाथ पैर पटकने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो पुलिस को बुलाओ, मुझे डर नहीं लगता। अगर हिम्मत है तो अभी पुलिस को बुलाओ, अगर नहीं तो डरपोक हो। गु हुनवेई ने फ्राउनिंग करते हुए काउंटर की ओर जाकर इमरजेंसी नंबर डायल किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच पुलिस को बुला लेगा। महिला के चेहरे का घमंडी भाव गायब हो गया।
उसने बच्चे को भीड़ से खींचकर दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि टोंग याओ फिर से बच्चे के चेहरे के पास आकर उनके रिश्ते के बारे में पूछने लगा। दर्शकों का ध्यान उस छोटे लड़के पर भी था और वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या वह महिला वास्तव में उसकी मां है। बच्चे, डरो मत, चाचा चाची को बताओ, क्या वह औरत तुम्हारी मां है? सबके सवालों के बावजूद छोटा लड़का चुप रहा। एक अनुभवी व्यक्ति ने अनुमान लगाया, क्या इस बच्चे को नशा दिया गया होगा? मैंने अपहरणकर्ताओं द्वारा बच्चों को दवा देकर उन्हें चुप कराने के बारे में सुना है। कुछ तो जानबूझकर बच्चों को अपंग कर देते हैं और फिर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। जिन बच्चों को अगवा करके दूसरों को बेच दिया जाता है और फिर उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला जाता है, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। दुर्भाग्यशाली बच्चों को नशीली दवाएं देकर गूंगा या पागल बना दिया जाता है। बार बार पूछताछ करने के बावजूद लड़के की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से संभव है कि उसे वास्तव में नशीली दवाओं के प्रभाव से गूंगा बना दिया गया हो। ये सुनकर टोंग याओ का दिल बैठ गया। उसने लड़के का मुंह खोला और जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़के की जीभ बीच से कटी हुई थी और घाव पूरी तरह से भरा नहीं था। ये जन्मजात विकृति नहीं थी। जैसे ही लड़के का मुंह जबरदस्ती खोला गया, उसकी पहले से बेजान आंखों में डर की चमक आ गई और वह कांपने लगा। टोंग याओ ने तुरंत उसका मुंह छोड़ दिया और धीरे से उसे दिलासा दिया। किसी छोटे लड़के को इतनी बेरहमी से चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हो सकती है, ये कल्पना से परे था। उसने इससे पहले ऐसे मामले सिर्फ इंटरनेट पर ही देखे थे और हमेशा खुद को ऐसी घटनाओं से दूर ही रखती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे खुद ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके पीछे खड़े आदमी ने भी ये देखा और तुरंत चिल्लाया, इस बच्चे का अपहरण हो गया है। जल्दी करो, उस औरत को पकड़ो, उसे भागने मत दो, वह मानव तस्कर है। आजकल लोग मानव तस्करों और मवेशी चोरों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। पकड़े जाने पर उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। कुछ लोग तो बाल चोरों को नंगा करके पेड़ से बांध देते हैं ताकि अपना गुस्सा निकाल सकें। अरे, वो महिला कहाँ है? इसी क्षण सबको एहसास हुआ कि जब सबका ध्यान लड़के पर था, तब वह महिला चुपके से निकल गई थी। उनमें से कुछ लोग उसे खोजने के लिए बाहर गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस बेचारे बच्चे को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी जब उसकी जीभ काट दी गई थी। वे दुष्ट अपहरणकर्ता, वे इंसान नहीं हैं। वे तो छोटे बच्चों को भी निशाना बनाते हैं, क्या उन्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं है? मेरी बहन का अपहरण तब हुआ था जब वह लगभग 7 या 8 साल की थी। हमें अभी तक वह नहीं मिली है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। 20 साल का एक युवक उस लड़के को देखकर भावुक हो गया। उसे अपनी बहन की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको बुरा न लगे, लेकिन आजकल लड़कियों की मांग कम है। आपकी बहन शायद अब इस दुनिया में नहीं है। उन दिनों लोग लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा पसंद करते थे। अगर कोई वयस्क महिला होती तो परिवार वाले उसकी शादी के लिए उसे खरीद लेते या उसे अनैतिक कामों में बेच देते। एक छोटी बच्ची को संभवतः तब तक प्रताड़ित किया जाता होगा जब तक कि वह इस लड़के की तरह विकृत न हो जाए। शुक्र है, बॉस टोन को जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, वरना कौन जानता है कि इस बच्चे को और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। सभी लोग लड़के के चारों ओर जमा हो गए और सहानुभूति जताने लगे। उन्होंने अपहरणकर्ता को कोसते हुए टोंग याओ की सूझबूझ की प्रशंसा की। अगर तस्कर लड़के को यातना देना जारी रखता तो उसकी मृत्यु हो जाती। बेचारा बच्चा, इतनी कम उम्र में उसकी जीभ काट दी गई। अब वह भविष्य में कैसे जिएगा? अब से सबको अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी होगी। आजकल मानव तस्करों की भरमार है और अगर कोई सावधान न रहे और उसका बच्चा खो जाए तो उसे वापस पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। उनके किसी भी परिचित ने कभी अपने लापता बच्चे को नहीं पाया था। पुलिस के आने के बाद ही लोग पीछे हटे। एक पुलिस अधिकारी ने आकर स्थिति का जायजा लिया और दुकान से एक व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाकर बयान देने और संदिग्ध तस्कर का हुलिया बताने के लिए कहा। गु हुनवेई ने स्वेच्छा से जाने की पेशकश की और टोंग याओ को दुकान में ही छोड़ दिया। पुलिस अधिकारी को बाहर जाते देख टोंग याओ ने उनमें से एक से कहा, अधिकारी जी, मुझे शक है कि तस्कर किसी के उकसावे पर बच्चे को दुकान में हंगामा करने के लिए लाया है। क्या आप इस मामले की जांच कर सकते हैं? मैंने 3 मिल्क टी की दुकानें खोली हैं। अब इन तीनों दुकानों के बगल में एक एक कोको मिल्क टी की दुकान खुल रही है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है, बल्कि कोई मुझे निशाना बना रहा है। अधिकारी ने सड़क के उस पार मरम्मत के दौर से गुजर रही मिल्क टी की दुकान पर नजर डाली और पूछा, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है?
उन्हें कार्रवाई करने के लिए सबूतों की जरूरत थी और वे केवल उसके संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। टोंग याओ ने धीरे से जवाब दिया, वह यहाँ परेशानी पैदा करने आई थी, लेकिन उसने मुआवजा नहीं मांगा। वह केवल दुकान की प्रतिष्ठा खराब करना चाहती थी ताकि उसे बंद करना पड़े। ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। अधिकारी ने गंभीर चेहरे के साथ उसकी व्याख्या का विश्लेषण किया। विसंगति को देखते हुए उन्होंने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम पूरी तरह से जांच करेंगे। ये कहने के बाद वे लड़के और गु हुनवेई को वापस पुलिस स्टेशन ले गए। टोंग याओ ने वहां से जाने वाले दर्शकों को संबोधित किया, आप सभी की मदद और भरोसे के लिए धन्यवाद। आपका इतना समय लेने के लिए मुझे खेद है। आज काफी ठंड है और मैं सभी को एक कप गर्म दूध वाली चाय पिलाना चाहता हूँ। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो लाइन में लग जाए। वह पीछे मुड़ी और काउंटर के पीछे जाकर मिल्क टी बनाने लगी। लगभग 1 घंटे से सभी लोग ठंड में खड़े थे और ऑफर सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। मिल्क टी के लिए कतारें लग गईं और टोंग याओ की तारीफ करने लगे कि वह कितनी अच्छी इंसान है और एक कर्तव्यनिष्ठ दुकानदार के रूप में उनकी प्रशंसा करने लगे। टोंग याओ के 2 कप दूध वाली चाय बनाते ही झो लेई दुकान पर पहुंच गया। दरवाजे पर 20-25 लोगों की कतार देखकर वह दंग रह गया। वह काउंटर के पीछे भागा और पूछा, याओ याओ, आज कारोबार इतना अच्छा क्यों चल रहा है? गु हुनवेई कहाँ है? उसने अभी अभी अपना वैकल्पिक पाठ्यक्रम पूरा किया था और जब वह कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि इस समय कैफे में सामान्य से अधिक भीड़ थी। इससे भी अजीब बात यह थी कि आधे ग्राहक 40 और 50 वर्ष की आयु वर्ग के थे, एक ऐसा आयु वर्ग जिसे वे दूध वाली चाय पीने के लिए शायद ही कभी आते देखते थे। क्या आज सूर्य पश्चिम से उगा था? टोंग याओ बिना सिर उठाए दूध वाली चाय बना रही थी। बहुत कुछ हुआ है, पहले दूध वाली चाय बना लो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबको असली गर्मा गर्म दूध वाली चाय बना कर देना। ठीक है। झो लेई बोलते बोलते ही काम करने लगा। झो लेई कुशल था और टोंग याओ भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने जल्दी से 20 से अधिक कप दूध वाली चाय तैयार कर दी। जब सब लोग दुकान से चले गए तब झो लेई ने एक गंभीर समस्या पर ध्यान दिया। दूध वाली चाय पीने वाले हर व्यक्ति ने टोंग याओ की तारीफ की, लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए। वे एक व्यवसाय चला रहे थे, कोई दान पुण्य संस्था नहीं। अगर वे कोई पैसा इकट्ठा ही नहीं करते तो उनका काम कैसे चलता? याओ याओ, क्या तुम पैसे लेना भूल गई या फिर तुम इसे मुफ्त में बांट रही थी? क्या ये कोई नई मार्केटिंग रणनीति है? क्या ऐसा हो सकता है कि टोंग याओ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके ठीक सामने एक और मिल्क टी की दुकान खुल रही थी? टोंग याओ को आखिरकार चैन की सांस लेने का मौका मिला और वह गुस्से में बोली, काश ये सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति होती। आज किसी ने हमें निशाना बनाया और दावा किया कि दुकान में मिलने वाली मिल्क टी अस्वच्छ है और उसे पीने के बाद उन्हें उल्टी और दस्त हो गए। ये वही लोग हैं जो हमारी मदद करने आए थे, इसलिए मैंने उन्हें धन्यवाद के तौर पर मिल्क टी पिलाई। हुनवेई पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देने गया है। किसी ने गड़बड़ की। झो लेई ने सड़क के उस पार नजर डाली, क्या इसका संबंध उनकी दुकान से हो सकता है? हम यहाँ इतने लंबे समय से हैं और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अब जब वे अपना कारोबार शुरू करने वाले हैं तो जानबूझकर हमारे इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर है ये सामान्य बात नहीं है और 80 से 90% मामलों में वे जानबूझकर समस्याएं पैदा करते हैं ताकि उनका कारोबार हथिया सकें। हर युग में अनुचित प्रतिस्पर्धा के तरीके देखने को मिलते हैं। झो लेई अभी छात्र है और उसने कोई व्यवसाय नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं समझता। व्यवसाय चलाना एक परीक्षा देने जैसा है। कुछ लोग अपनी वास्तविक क्षमताओं पर भरोसा करते हैं जबकि अन्य लोग गलत रास्ते अपनाना पसंद करते हैं। वह कानून प्रवर्तन अधिकारी नहीं है, वरना वह इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूर करता। ऐसे लोगों की वजह से ही सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वह 1 साल से भी ज्यादा समय से टोंग याओ की दुकान में काम कर रहा है और दुकान की हालत से वह सबसे ज्यादा वाकिफ है। हालांकि टोंग याओ का स्वभाव सहज और बातूनी है, फिर भी वह कभी किसी बहस में नहीं पड़ती। लेकिन जब बात दुकान की स्वच्छता और दूध वाली चाय की गुणवत्ता की आती है तो उसके मानक हमेशा ऊंचे होते हैं। अगर ताज़ा दूध बच जाता और उसे उसी दिन बेचा नहीं जा सकता तो टोंग याओ उसे अगले दिन बेचने के लिए रखने के बजाय बच्चों को स्कूल ले जाकर सहपाठियों के साथ बांटने को कहती। ऐसा कर्तव्यनिष्ठ बॉस मिलना दुर्लभ है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए जानबूझकर परेशानी खड़ी करे। यह तो सरासर शर्मनाक है। टोंग याओ ने भी इस बात पर विचार किया। सड़क के उस पार वाली दुकान का नवीनीकरण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन मालिक कभी आता ही नहीं था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसे नाराज किया था कि वे उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतनी हद तक चले गए। पहली बार के बाद दूसरी बार होना तय है। इस दौरान आपको दुकान पर अधिक सतर्क रहना चाहिए और किसी को भी स्थिति का फायदा उठाने नहीं देना चाहिए। भले ही ईमानदार व्यक्ति किसी की परछाई से नहीं डरता, फिर भी दूसरों से सावधान रहना आवश्यक है। झो लेई ने सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसने देखा कि धूल से सना हुआ सोंग यू सड़क के उस पार से आ रहा है। टोंग याओ की दुकान को गंदा करने के डर से वह दरवाजे पर ही रुक गया। टोंग याओ ने अपना एप्रन उतारा और बाहर चली गई। तभी उसने सोंग यू को पूछते हुए सुना, भाभी, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ लोगों को हंगामा करते देखा था, कुछ गंभीर नहीं हुआ है ना? कुछ गंभीर नहीं है। टोंग याओ ने सिर हिलाया और सड़क के उस पार की दुकान की ओर देखा। आपके यहाँ मरम्मत का काम कब तक पूरा होगा? लगभग हो ही गया, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। सोंग यू के बोलते ही सड़क के उस पार से मुख्य निर्माण मजदूर ने जोर से सोंग यू को काम पर वापस बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि वह 1 मिनट भी इधर उधर नहीं घूमेगा। सोंग यू ने तुरंत टोंग याओ को जवाब दिया, भाभी, मैं आज रात शियाओहुई से मिलना चाहता हूं और उसे बताना चाहता हूं कि मैं अब कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मैं भविष्य में उसका सहारा बन सकूंगा और उसे एक अच्छा जीवन जीने में मदद करूंगा। पहले मैं हमेशा क्योटो छोड़कर ली शहर में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन शियाओहुई क्योटो में ही रहना चाहती थी। मुझमें महत्वाकांक्षा की कमी थी, इसलिए मैं इसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। टोंग याओ ने सिर हिलाया और विनम्रता से याद दिलाया, काम से लौटने से पहले अच्छे से नहा लेना और साफ सुथरे दिखना। शियाओहुई आजकल दिखावे को लेकर बहुत सतर्क रहती है। अगर तुम थोड़ा भी साफ सुथरे नहीं हुए तो हो सकता है कि वो तुमसे बात भी न करना चाहे। सोंग यू मान गया, लेकिन उसने सड़क के उस पार लोगों को उसे उकसाते हुए सुना, इसलिए उसने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से काम पर लौट गया। किसी के अधीन काम करने का यही हाल होता है। आप कोई गलती नहीं कर सकते, वरना आपको फोरमैन से डांट पड़ेगी। टोंग याओ दुकान में लौटी और झो लेई से 2 कप गर्म दूध वाली चाय बनवाई। उसने 1 कप सोंग यू को और 1 कप फोरमैन को दिया। जब सोंग यू को चाय मिली तो वह भावुक हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर उसने सड़क के उस पार टोंग याओ को धन्यवाद दिया। जब टोंग याओ ने सोंग यू को दूध वाली चाय दी और खुद भी एक चाय दी, तो फोरमैन हैरान रह गया। उसी क्षण सोंग यू के प्रति उसका रवैया बदल गया। सामने वाली गली में वो खूबसूरत दुकानदार असल में तुम्हारी भाभी है। जब सोंग यू ने पहले इसका जिक्र किया था तो फोरमैन ने उस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि सोंग यू शेखी बघार रहा है। जब वह सोंग यू से मिला तो वह पुल पर भीख मांगने की नौबत आने पर एक आवारा की तरह था। अगर वाकई में उसकी कोई भाभी होती जिसकी दुकान होती, तो सोंग यू इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। मेरी पत्नी अपने पति की सगी बहन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मेरी भाभी है। सोंग यू ने दूध वाली चाय की एक घूंट ली, जिसकी मिठास ने न केवल उसके मुंह को बल्कि उसके दिल को भी भर दिया। उसने अफसोस जताते हुए कहा, मैं अतीत में हमेशा दूसरों के सहारे जीना चाहता था, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब मैंने अपने तौर तरीकों को सुधारने का फैसला किया है। ये सुनकर फोरमैन सोंग यू की प्रशंसा करने लगा। चूंकि किसी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए उसने सोंग यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लौटकर लौटने वाला भला सोने से भी कीमती होता है। मेहनत करो, हमारा काम भले ही गंदा और कठिन हो, लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से करोगे तो तुम फिर भी पैसा कमा सकते हो। फोरमैन के रवैये में आए बदलाव को देखकर सोंग यू को बहुत खुशी हुई और वह टोंग याओ का और भी आभारी हो गया। पहले तो उसने टोंग याओ और सी चेन को निर्दयी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सी चेन निर्दयी नहीं थी, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही थी। आप हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, जितना अधिक समय तक आप ऐसा करेंगे, उतना ही आप कमजोर होते जाएंगे। अब इस सिद्धांत को समझने और सी चेन के नेक इरादों को पहचानने के बाद वह टोंग याओ और सी चेन के प्रति बहुत आभारी महसूस कर रहा था। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में ही सामने आते हैं। अब जब वह इस मुकाम पर पहुंच गया है, सी चेन उसका किराया चुकाने को तैयार है और टोंग याओ दूध वाली चाय पहुंचाने को तैयार है। ये साबित करने के लिए काफी है कि वे उतने घमंडी नहीं हैं जितना उसने शुरू में सोचा था। शाम को सी शियाओहुई से मिलने की सोचकर सोंग यू उत्साह से भर गया। शाम को काम खत्म होते ही उसने झटपट स्नान किया, फोरमैन से उधार लिए साफ कपड़े पहने और उत्सुकता से सी शियाओहुई को ढूंढने निकल पड़ा। सी वेइमिन ने जो घर पहले खरीदा था उसे युआन कैजेन ने बेच दिया। अब वह एक किराए के मकान में रहता है जो जर्जर हालत में है और उसमें नामात्र का फर्नीचर है।
किराया सस्ता नहीं है। उसके और सी शियाओहुई के अलावा वहां 30 साल का एक अविवाहित व्यक्ति भी रहता है जिसका नाम जू जियाजेग है। जब सोंग यू पहुंची तो सी शियाओहुई ने अभी अभी खाना खत्म किया था। सी वेइमिन घर पर नहीं थी और वह अपने कमरे में दरवाजा खुला छोड़कर टीवी देख रही थी। जू जियाजेन भी अपने कमरे में थी। दोनों बिस्तर और स्टूल पर बैठकर टीवी देख रही थीं और बातें कर रही थीं। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसे लगा कि जू जियाजेन वापस आ गई है। उसने खुशी खुशी दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि सामने सोंग यू है तो उसका चेहरा घृणा से भर उठा, जैसे कोई जूता जिसे आधे महीने से बदला न गया हो। असहनीय। उसने दरवाजा रोक दिया और सोंग यू को अंदर नहीं आने दिया। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि जब समय मिलेगा मैं तलाक की कार्यवाही निपटा दूंगा? तुम हमेशा वापस जाने की सोचते रहते थे। अब जब तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो तुम अभी भी क्योटो में ही अटके हुए हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। सी शियाओहुई की डांट सुनकर सोंग यू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने शांत करने की कोशिश की। शियाओहुई, चलो अंदर आराम से बात करते हैं, तुम्हें जो भी कहना है कह लो। अब मेरे पास नौकरी है और 2 महीने में जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं सारी तुम्हें दे दूंगा। तुम जो चाहो खरीद सकती हो। मैं भविष्य में तुम्हारा खर्च उठा पाऊंगा। सी शियाओहुई के चेहरे पर घृणा का भाव था। चले जाओ। तुम्हारे इस गंदे पैसे को कौन खर्च करना चाहेगा? मेरे चाचा मेरी दुकान खुलवाने में मदद करेंगे। तब तक मैं एक बड़ा मालिक बन जाऊंगा और हर महीने हजारों कमाऊंगा। तुमने जो कमाया है वह कुछ भी नहीं है। शियाओहुई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। भले ही मैं ज्यादा कमाता नहीं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं और भविष्य में तुम्हारी बात सुनूंगा। चलो साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जिए। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? सोंग यू ने शियाओहुई को मनाने के लिए वही तरकीबें आजमाई जो वे दोनों डेटिंग के दौरान इस्तेमाल करते थे। पहले जब भी शियाओहुई गुस्सा होती थी वह उसे गले लगा लेता था और वह शांत हो जाती थी। लेकिन इस बार जैसे ही उसने शियाओहुई को छुआ उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सी शियाओहुई ने अपनी नाक पकड़ी। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था, मानो उसने किसी घिनौनी चीज का सामना किया हो। तुम्हारे ऊपर ये कैसी बदबू है? इससे जी मिचला रहा है। अभी मुझसे दूर हो जाओ, मुझे उल्टी आ रही है। क्या तुम आजकल कूड़ेदान के पास सो रहे हो? शियाओहुई, क्या शियाओहुई वापस आ गई है? बाहर की आवाज सुनकर जू जियाजेन सी शियाओहुई के कमरे से बाहर निकली। जू भाई, कृपया इस पागल से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। इससे बहुत बदबू आती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही सी जियाओहुई ने जू जियाजेग को बाहर आते देखा वह तुरंत उसके पीछे छिप गई। उसकी आंखों में सोंग यू के लिए घृणा भरी थी। पहले का सारा स्नेह गायब हो गया था। शियाओहुई, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे से बाहर क्यों आया? सोंग यू शर्म से लाल हो गया और सोचने लगा कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाती। जब उसने जू जियाजेन को सी शियाओहुई के कमरे से बाहर आते देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा और उसे लगा जैसे उसका पति धोखा खा गया हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सी शियाओहुई उससे इतनी नफरत करती थी और उसे घर में घुसने नहीं देती थी। दरअसल वह घर में किसी आदमी को छिपा रही थी। वो कौन है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम्हारे लिए वो क्या मायने रखता है? अब मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। तुम्हें चुनकर मैंने जो गलती की वो मेरी अंधी थी। तुमने जो इतने साल यूं ही बिताए उसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। लालची मत बनो, हमारी शादी खत्म हो चुकी है। सी शियाओहुई ने जू जियाजेन के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और सोंग यू पर जमकर बरस पड़ी। अब सोंग यू को देखना भी उससे परेशान कर रहा था और अगर उसके ससुर जी हाल ही में इतने व्यस्त न होते तो वह तलाक की कार्यवाही पूरी करने के लिए पहले ही लौट चुकी होती। अपने संपर्कों के बल पर वह निश्चित रूप से क्योटो के किसी स्थानीय व्यक्ति से शादी कर सकती थी। हालांकि वह टोंग याओ जितनी खूबसूरत नहीं थी फिर भी दिखने में ठीक ठाक थी। वह जू जियाजेन जैसे परिपक्व व्यक्ति की हकदार थी। अरे बेशर्म औरत, तलाक होने से पहले ही तुमने हमारे घर में एक आदमी को ले आए। सी शियाओहुई, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी चंचल हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी दोनों को मार डालूंगी। सोंग यू गुस्से से आग बबूला था। उसकी आंखों में दुष्टता झलक रही थी। उसने दीवार से एक ईंट उठाए और उसे जू जियाजेग की ओर लहराते हुए उससे लड़ने का इशारा किया, जिससे सी शियाओहुई घबरा गई और चीखते हुए अपने कमरे में वापस भाग गई। जब जू जियाजेन ने अपनी पहचान स्पष्ट कर दी तो उसका इरादा कोई विवाद खड़ा करने का नहीं था। उसने जल्दी से समझाया, भाई शांत हो जाए,
मैं यहाँ किराए पर रह रहा हूँ। मैं अभी कमरे में टीवी देख रहा था। आपकी पत्नी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों की जो भी समस्याएं हो उन्हें आप खुद सुलझा लें। मुझे इसमें मत घसीटिए। ये कहकर जू जियाझेन झटपट अपने कमरे में वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर क्या हो रहा था उसे इसकी कोई खास चिंता नहीं थी। उसके कमरे में टीवी नहीं था, लेकिन सी शियाओहुई के कमरे में था। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वह कभी कभार वहां टीवी देख लेता था, लेकिन उनके बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि उसके मन में सी शियाओहुई के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन वे महज वही विचार थे जो किसी भी पुरुष के मन में किसी महिला के बारे में आते हैं। इसका उससे पसंद करने से कोई लेना देना नहीं था, वह बस थोड़ी सी चुलबुली बातचीत करना चाहता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और उसका इरादा उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने का नहीं था। जब सोंग यू को यह एहसास हुआ कि जू जियाझेन वास्तव में सिर्फ एक किराएदार है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। सी शियाओहुई के कमरे से एक और आदमी को बाहर आते देख उसका मन गुस्से से भर गया था, जिससे सी शियाओहुई घबरा गई थी। जैसे ही वह ईंट गिराकर सी शियाओहुई से माफी मांगने जाने वाला था, तभी अचानक पीछे से सी वेइमिन की आवाज आए, सोंग यू, तुम क्या कर रहे हो? चौंककर सोंग यू ने झट से ईंट फेंक दी और घबराकर समझाया, चाचा जी, बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अभी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। चाचा जी, सोंग यू पागल हो गया है, वह मुझे मारना चाहता था। कृपया उसे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं उसे देखना नहीं चाहती, मैं उससे तुरंत तलाक लेना चाहती हूँ। सी वेइमिन को वापस आते देख सी शियाओहुई ने झटपट दरवाजा खोला और बाहर भागते हुए सी वेइमिन को खींचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत सोंग यू से तलाक लेने की जिद की, जिससे सोंग यू असमंजस में पड़ गया कि वह क्या करे। चाचा जी, ये गलतफहमी थी, मैं शियाओहुई को मारना नहीं चाहता था। सी वेइमिन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सोंग यू को देखते हुए उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, तुम द्वार पर तमाशा कर रहे हो? पहले अंदर जाओ। चाचा जी, आप उसे अंदर क्यों आने देते हैं? क्या उसे भगा देना ही काफी नहीं है? वह पागल जैसा है, अगर उसने मुझे फिर से चोट पहुंचाई तो क्या होगा? सी शियाओहुई गुस्से से पैर पटक रही थी, जबकि सोंग यू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सी वेइमिन उसके और सी शियाओहुई के बीच मध्यस्थता करने आए हैं, और वह खुशी खुशी सी वेइमिन के पीछे पीछे आंगन में चला गया। शियाओहुई, तुम पहले सो जाओ, मुझे सोंग यू से बात करनी है। अंदर जाकर सी वेइमिन ने सी शियाओहुई को विदा किया और फिर सोंग यू को घूर कर देखा। उसकी इस तीखी नजर ने सोंग यू को असुरक्षित महसूस कराया। अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसने कहा, चाचा जी, मैं पहले समझदार नहीं था और मैंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। मैं अपनी जीविका के लिए आप और शियाओहुई पर निर्भर रहा, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। मैं एक आदमी हूँ और मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी है और शियाओहुई को एक खुशहाल घर देना है। मैंने नौकरी ढूंढ ली है और मैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। कौन सी नौकरी? सी वेइमिन ने पूछा। चाचाजी को अपने काम में दिलचस्पी लेते देख सोंग यू को उम्मीद की किरण दिखी। उसने झट से जवाब दिया, मैं किसी और के लिए मरम्मत का काम कर रहा हूँ। मुझे महीने में 45 युआन मिलते हैं। एक बार जब मैं हुनर सीख लूंगा तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। जब मैं इस काम में माहिर हो जाऊंगा तो मैं स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता हूँ। चाचा जी, मरम्मत का काम बहुत फायदेमंद है। सी वेइमिन ने कुछ देर तक अपना चेहरा भावहीन रखा, मानो कुछ सोच रहा हो, और थोड़ी देर बाद बोला, अगर तुम सच में नवीनीकरण के बारे में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक जगह बता सकता हूँ जहाँ तुम सीख सकते हो। बस वहाँ अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान दो। जब तुम इसमें माहिर हो जाओगे तो मैं तुम्हें दुकान खोलने में मदद करूंगा। जहाँ तक शियाओहुई की बात है, चिंता मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। चाचा जी, क्या आप सचमुच मेरी मदद करेंगे? सोंग यू इतना उत्साहित था कि वह हकलाने लगा। अगर चाचा जी मदद करने को तैयार थे तो शियाओहुई के साथ सब कुछ बहुत आसान हो जाता। सी वेइमिन ने उसे नाराजगी भरी नजर से देखा। अभी बाहर इंतजार करो, मैं फोन करके किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ। क्या मुझे आज रात ही जाना होगा? सोंग यू हिचकिचाते हुए बोली, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी? उनके पास लोगों की कमी है, सी वेइमिन ने कहा। सोंग यू हिचकिचाते हुए हकलाते हुए बोला, लेकिन मेरे कपड़े उधार के हैं, मुझे इन्हें लौटाना होगा। जब उसका सी शियाओहुई से झगड़ा हुआ था तो उसने उसे घर से निकाल दिया था और उसका सारा सामान तहस नहस कर दिया था ताकि वहली शहर वापस लौट जाए। उसके पास कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट भी नहीं था।
उसकी दयनीय हालत देखकर फोरमैन ने उसे कपड़े उधार दिए थे। अब जब वह नौकरी छोड़ रहा था तो वह फोरमैन को बताए बिना और उसके कपड़े लौटाए बिना नहीं जा सकता था। अगर इस दौरान फोरमैन ने उसकी मदद न की होती तो शायद वह हार मानकर ली शहर वापस चला गया होता। तब उसे अपने चाचा ससुर को ये दिखाने का मौका नहीं मिलता कि वह कितना बदल गया है। अब जब हालात सुधर रहे थे तो उसे कम से कम फोरमैन को अपनी योजनाओं के बारे में बताना ही था, न कि बिना कुछ कहे चले जाना। मैं इन मामलों को संभाल लूंगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस काम पर ध्यान दीजिए। आप बड़े हो चुके हैं, छोटी मोटी बातों पर परेशान मत होइए। बाहर आंगन में इंतजार कीजिए, मैं फोन करता हूँ, सी वेइमिन ने कहा। उन्होंने सोंग यू को मना करने का मौका भी नहीं दिया और नाराजगी भरे चेहरे के साथ उसे बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद सी वेइमिन घर से बाहर आया, सोंग यू को बुलाया और उसके साथ बाहर चला गया। सोंग यू ने सी शियाओहुई के कमरे पर आखिरी नजर डाली। वह अंदर जाकर अलविदा कहना चाहता था, लेकिन सी वेइमिन ने उसे यह मौका नहीं दिया।